रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त दुबई और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। दुनिया में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उनको कसूरवार दोषी यूक्रेन में जंग के हवाले से ठहराया गया है। उनको कहीं भी दुनिया में गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने उनको धड़ल्ले से बुलाया है क्योंकि वो ओपेक प्लस का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जो गोला बारूद की तादाद है वो रूस में भी ख़त्म हो रही है और यूक्रेन में भी ख़त्म हो रही है। इस जंग का क्या मुस्तकबिल होगा? और दूसरा ये जो हाग में यानी नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है, वहाँ तो ख़ुद अब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं गियर्ट विल्डर्स, जो राइट विंग पार्टी फ्रीडम पार्टी के हेड हैं और उन्होंने इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। परहैप्स ही विल बी एबल टू मेक द गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही होगी उनकी। गियर्ट विल्डर्स तो मानते ही नहीं इंटरनेशनल लॉज के इस तरह के मसाइल को। तो ये सारी बातें, और फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, ये हम आज बातचीत करेंगे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहतक से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। यूएई में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है COP28 की, और दुनिया भर के लीडर उसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं। और कॉप की मीटिंग तो अपनी जगह चल रही है, मगर इसके साथ अलग से व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए हैं यूएई, और वो सऊदी अरब के मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी मिलेंगे और यूएई के लीडरशिप से भी। तो उनको गिरफ्तार बहरहाल क्या करना है। इससे पहले वो ईरान भी गए थे, चाइना भी गए थे, और सेंट्रल एशियन रियासतों में भी जाते रहते हैं, लेकिन भारत वो G20 में नहीं आए थे। ये हमें बात ज़हन में रखनी चाहिए, शायद एम्बैरसमेंट से बचने के लिए। तो सर, ये दुनिया का मंजरनामा क्या है जो मैंने अपने परिचय में बांधा? देखें जी कि रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है अभी, उसके बारे में वैसे ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत होगी, पता नहीं चल भी रही है या बंद हो गई है, क्योंकि कई खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से अब बहुत जो मेजर एक्शन था, कॉन्फ्लिक्ट या एयर रेड्स हो रही हैं या मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, वो तो बंद हैं। मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट, थोड़ा हैंड टू हैंड कोई क्लोज एक्शन जिसे कहते हैं, वो क्लोज रेंज एक्शन, वो थोड़ा बहुत हो रहा होगा। मेरे ख्याल से एक फेज आ गया है जिसमें ये इनर्शिया जिसे कहते हैं वो आ गया है उसमें। अब इसको जो वेस्ट है ना, वो एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन को कोई रास्ता तो दे नहीं रहा है कि वो इसको रिकंसिलिएशन टोन में आए, क्योंकि उनके लिए भी एक अनाह का मसला है। वो उनको अगर कोई रास्ता दिखाया जाता तो शायद इसमें कुछ सोल्यूशन निकल आता, पर अभी सोल्यूशन निकालने के लिए उनको खुद ही बाहर आना पड़ रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है या उसके जो सिग्नेटरीज हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों उसकी सिग्नेटरी थी। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूएई आए हैं, और अदरवाइज तो जो कार्रवाई उनके खिलाफ कर दी गई है, वो किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो यहाँ वो आए हैं, उनका ट्रेडिशनल लिंकेज भी रहा है, और इससे पहले मेरे ख्याल से उन्होंने 2 ही ट्रिप रशिया से बाहर लिए हैं। एक तो मेरे ख्याल से ईरान का लिया है जी, और एक और मेरे ख्याल से चाइना का या वो सेंट्रल एशिया के ममालिक में गए हैं। वो आपको पता है उनकी बैकयार्ड है। वो सेंट्रल एशिया तो खैर, मतलब अगर हम अर्स्टवाइल यूएसएसआर को माने तो वो तो उन्हीं की टेरिटरी है वो तो। और वैसे भी वहां तो उनकी ट्रीटी है वेयर रशियन आर्मी कैन इंटरवीन इफ देयर इज इंस्टेबिलिटी, तो वहां तो उसको हम नहीं मानेंगे। तो चाइना के बाद ईरान और अब यूएई। एक और मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये नई डेवलपमेंट है। UAE has had a very long-standing relationship. इनके डिप्लोमेटिक मिशंस 1970s में एस्टैब्लिश हो गए थे आपस में। रशियन एम्बेसीज हैं, अबू धाबी में भी है, मेरे ख्याल से शायद दुबई में भी है, अबू धाबी में तो डेफिनेटली है। और 1980s के बाद तो इनके काफी क्लोज इंटरैक्शंस रहे हैं, और इनका क्लोज कोऑपरेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब रशिया ने 2015 में सीरिया में इंटरवीन किया था,
तो यूएई मिडिल ईस्ट के वाहिद उन देशों में से एक देश था जिसने रशियन इंटरवेंशन को सपोर्ट किया। 2015 में यूएई ने रशिया के सीरिया में इंटरवेंशन को सपोर्ट किया। इसका मतलब यह है कि दे हैड ऑलरेडी टेकन ए पोजीशन ऑन सम ऑफ दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज which affect the safety and security of the Gulf itself. Syria में ISIS is a threat not just to Europe, not just to India, but it is a threat to Middle East itself. तो वो यूएई ने रिकॉग्नाइज किया और यूएई ने रशिया को उसमें सपोर्ट किया कि उनका इंटरवेंशन जो 2015 में उन्होंने किया। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटरेक्शन होगा इसमें ऑयल की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, पर सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ गल्फ और उसमें रशिया कैसे एक रोल प्ले कर सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। रशिया may not be the economic power that it used to be 40 or 50 years ago, but Russia certainly is a military power. और वो जो मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, इनोवेशंस हैं वहां पर, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करते हुए यूएई जो है वो वेलकम कर रहा है। और मेरे ख्याल से बैक चैनल में तो डिस्कशंस होंगी, साइड ट्रैक्स के ऊपर भी डिस्कशंस होंगी। और मुझे ये उम्मीद है कि इसमें इजराइल और पैलेस्टीन के मामले में भी डिस्कशंस होगी कि रशिया वेन करता है और किस तरह से वेन करता है। तो ये एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का अगर हम इसको एक सिग्नल माने तो ये भी एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है कि कैसे डायनामिक्स बदल रहे हैं। जो ट्रेडिशनल अमेरिकन एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये भी अब ओपन अप कर रहे हैं। दे वांट टू हैव अ बैलेंस। ये नहीं चाहते कि हम पपेट स्टेट्स बन के अपना आगे का फ्यूचर they cannot be they are not going to be dictated by the West anymore. तो वो एक बैलेंस कर रहे हैं और डिप्लोमेटिकली इन चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। आई थिंक इन डेवलपमेंट्स को पॉजिटिवली देखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मलसी इन द वर्ल्ड ऑर्डर, यूनिपोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना, कि वो 1991 के बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड, तो अभी मल्टीपोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड जब होगा तो उसमें पावर जो है सेंटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और पावर सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो जो अना और अता दोनों जो हुई हैं उनका वो रिड्यूस होंगे, कम होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और यूएई, सऊदी अरब और जीसीसी के जो कंट्रीज़ हैं बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। वो साइमल्टेनियसली वेस्ट, इंडिया, चाइना और रूस के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। और यूँ लगता है सर कि अमेरिका को भी ये बात सूट करती है क्योंकि अमेरिका के भी अच्छे रिश्ते हैं जीसीसी कंट्रीज़ के साथ। अभी हमने कतर के मामले में देखा कि कतर को अमेरिका ने एक तरह से आर्बिट्रेशन के लिए कहा कि आप आगे बढ़िए इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, क्योंकि आपके यहाँ हमास के लीडर बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है आपके तल्लुकात अच्छे हैं तो आप आर्बिट्रेशन भी कर सकते हैं। कतर प्लेड अ रोल। तो ये अब दुनिया को अंदाज़ा हो रहा है, ख़ासतौर पर अमेरिकन्स को, कि ये अब पूरी दुनिया उनके हाथ में नहीं है। इस सारे सीन में भारत और रूस के कन्वेंशन तल्लुकात हैं, तो भारत इसको कैसे बैलेंस करेगा वर्ल्ड ऑर्डर को जिसकी बात आप कर रहे हैं? देखें, भारत जो है उसकी डिप्लोमेसी, बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज किया करते थे, बट अब वो ओवर द इयर्स दे अंडरस्टैंड ये हमारी स्ट्रेंथ है। एक न्यूट्रलिटी की अपनी एक वैल्यू होती है, दुनिया भारत की तरफ देखती है। दुनिया में देखें जी, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर, तो एक एरा स्टार्ट हुई अमेरिका की। प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो 200 साल का पीरियड था, दैट द एंटायर वर्ल्ड वाज व्यूइंग एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड थ्रू अ ब्रिटिश लेंस। ब्रिटेन ने दुनिया को डिफाइन किया हुआ था। लॉज हो, यूनिवर्सिटीज हो, दुनिया में लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह लड़ी जाए, उसको ब्रिटेन डिफाइन कर रहा था। 1945 के बाद अमेरिका ने उसे डिफाइन करना शुरू किया और अमेरिका क्वाइट सक्सेसफुली उसको डोमिनेट करता रहा। बट अमेरिका को कॉन्टेस्ट फेस करना पड़ा रशिया से, उस वक्त यूएसएसआर से।
अब 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद उसको थोड़ा वीक हो गया, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर एक अपना सोलो यूनिपोलैरिटी से उसको एक मतलब रूल किया। अगर हम देखें, लगभग अगर हम उसे देखें 2010 तक तो अनब्राइडल्ड अमेरिका का रूल रहा है। अगर आप 1990 की बात देखें तो जब गॉर्बाचोव डिस्कशन कर रहे थे अमेरिका के साथ, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, रेगन के बाद वो आए थे और 92 तक वो प्रेसिडेंट रहे थे। तो गॉर्बाचोव डिस्कशन करते थे उनके साथ, तो गॉर्बाचोव ने ये कहा था कि भाई इट इज विद बड़ा हैवी हार्ट के साथ उन्होंने वो आयरन कर्टन जिसे कहते हैं कि बर्लिन वॉल ब्रेक हुई, उसने कहा ये बर्लिन वॉल तो ब्रेक हो रही है, बट दिस इज द अंडरस्टूड बाउंड्री बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब वो डिफाइन, जर्मनी रियूनाइट हो गया, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जर्मनी अब हो गया जी, इसके बाहर अब अमेरिका नहीं जाएगा। पर अमेरिका जो नेटो के गार्ड के अंडर, नेटो इज अमेरिका, ये तो सब दुनिया जानती है। नेटो ने अपना जो एक्सपेंशन उसके बाद वो नीचे से अगर शुरू हो जाए तो टर्की से लेकर बुल्गारिया से लेकर अगर आप ऊपर चढ़ना शुरू करें तो अगला स्टेप पोलैंड है, पोलैंड के बाद वो आगे स्लोवेनिया है, और वो करते 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 वो बिल्कुल रशिया के बिल्कुल दरवाजे पे आ गए। अच्छा, इन द मीन टाइम एक और पावर आ गई, वो पावर है चाइना। चाइना ने 2010 के बाद अपनी पॉलिसी को एम्फेटिकली दुनिया में अनाउंस करना शुरू किया। एम्फेटिकली 2010 से पहले वो कंसोलिडेशन मोड में थे, 2010 के बाद उन्होंने एम्फेटिकली, और उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड वाला, जिससे कि वो दुनिया को कनेक्ट करना चाहते थे, और उन्होंने 153 कंट्रीज को सिग्नेटरी बनाया है कि वो चाइना का ये जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट करें। अब उसमें पिछले 14 सालों में चाइना ने अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया है, उसके बाद इवन सो मच सो कि साउथ अमेरिका में उन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपना फाइनेंशियल मसल दिखाना शुरू किया, उन्होंने कर्ज देने शुरू किए, उन्होंने एक नई तरीका अपनाया, उसको हम बोलते हैं डेट डिप्लोमेसी। तो दुनिया के तीन हिस्से, तीन मेजर वो जो पावर सेंटर बन गए, वो बन गए जी अमेरिका, रशिया और चाइना, विद वीकनिंग रशिया एंड राइजिंग चाइना। इस सारे टाइम पीरियड में एक देश जो जिसे कहते हैं रन साइलेंट रन डीप, वो भारत था। भारत ने स्टडीली अपनी प्रोग्रेस की। टुडे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन पीपीपी बेसिस and is the fifth largest economy on nominal basis. PPP is the real basis of assessment actually, और nominal basis के ऊपर भी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 2-4 साल में बन जाएंगे। आज भारत की इकोनॉमी 6.4%, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की अभी रिपोर्ट आई है, आज ही आई है, जिसमें दे आर एक्सपेक्टिंग के अगले 3 साल में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 से 7% के बीच में रहेगी, एंड इंडिया रिमेन्स द ब्राइट स्पॉट। तो आपका जो सवाल का मैंने लंबा जवाब इसलिए दिया है कि इन द लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स अमेरिकन एडवेंचर इन द ईस्ट हैज फेल्ड। उन्होंने जब जब ईस्ट में आने का प्रयास किया है, वो चाहे कोरिया में हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, वो फेल हुआ है। The only successful American presence is in Israel. That's why अगर आप पुराने इंटरव्यू सुनेंगे, हेनरी किसिंगर का इंटरव्यू हो, चाहे वो रिचर्ड निक्सन का इंटरव्यू हो, वो कहता है कि इजराइल इज इंटीग्रल टू अमेरिका एंड प्रेजेंस ऑफ इजराइल इज एसेंशियल फॉर अमेरिकन प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। तो उनका ईस्ट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब चाइना का जो एक्सपेंशन वाला मोड था वो भी फेल हो गया। आपको एक और खबर बता दूं आपके व्यूअर्स को कि चाइना के ये जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव में सिर्फ एक ही G7 देश ने इसको सपोर्ट किया था, दैट वाज इटली। अभी कल इटली ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो
amongst the G7 nations, there is not a single nation which supports the China's connectivity initiative, जो ये वन बेल्ट वन रोड वाला है। अब उसमें वो पाकिस्तान में भी उसका एक बहुत बड़ा टेरिटरी आती है, जो बहुत बड़ा एक स्पैन आता है वन बेल्ट वन रोड का। उसमें जो ग्वादर पोर्ट रिमेन्स हार्डली फंक्शनल, जो पार्ट्स ऑफ द रोड आर इन क्लोजर, पैरेलल रोड्स ऑपरेट हो रही हैं वहां पर। और उन्होंने ये जो डेट डिप्लोमेसी की है उसमें लोगों को बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट हुई, क्योंकि श्रीलंका का एग्जांपल ले लीजिए, वो फेल हो गए। जब रीपेमेंट फेल होती है तो फिर वो पैसा जब फेल होता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। सेम थिंग इन अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में भी। तो ओवरऑल ये दुनिया की जो सारी एक्टिविटीज हुई हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत है, क्योंकि ना हमारी एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है, ना हमारे कोई मेजर टेरिटोरियल एम्बिशंस है। हम नहीं चाहते कि हम दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करें, उनको अपना गुलाम बनाएं, उनको हम अपने नीचे दबा के रखें। हम चाहते हैं कि वो तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, हमारा भी भला हो, उनका भी भला हो। So in the large scheme of things today, the entire world, I must tell you, it is with great pride, I must tell you, looks up to India, क्योंकि हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया की समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सलूशन भारत दे सकता है, क्योंकि उसका अपना तो अल्टीरियर एक्सपेंशनिस्ट मोटिवेशन है नहीं, हमारी ओरिएंटेशन ही नहीं है एक्सपेंशनिस्ट। Whereas both China and even America and even Russia for that matter, क्योंकि अफगानिस्तान में वो अपना एडवेंचर करके फेल हो चुके हैं, they have expansionist ideas, India does not have that। तो इसीलिए जो ये सिनारियो बन रहा है, इसमें चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, they all look up to India today कि भाई एक सेन वाइज लार्ज पावर इकोनॉमी है, जो कि विदाउट एनी there is a malified intent or conflict of interest is able to adjudicate on global matters, वो भारत। जी, आपने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ हैं, सिर्फ ग्लोबल साउथ के देश ही भारत के साथ उम्मीदें नहीं लगाए हुए हैं, बल्कि G7 के कंट्रीज़, वेस्टर्न वर्ल्ड, इन सब की भी बहुत उम्मीदें हैं भारत से, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। ऑन द अदर हैंड आपने चाइना का जिक्र किया, जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और वहाँ का अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ है, चाइना को एक बार फिर मजबूर किया कि वो अमेरिका के साथ सामने एक तरह से घुटने टेके, जैसा हमने पिछले दिनों देखा सदर शी का दौरा जो था अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में। तो ये सब अपनी जगह पे, जब हम वन रोड वन बेल्ट पाकिस्तान में CPEC के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जब उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो वही ग्वादर की पट्टी, वही बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी चाइना अपने मसल सीधे कर रहा है, उनके डिप्लोमेटिक जो हैं मिशंस अपने खोल रहा है अफ़गानिस्तान में, द फर्स्ट प्रॉबली कंट्री। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना का बलूचिस्तान में जो एक तरह से फेलियर है, आप उसको कैसे देखते हैं? और फिर बलूचिस्तान के जो अपने हालात हैं, वहाँ पे हर वक्त कोई किसी न किसी को मार दिया जाता है, पाकिस्तान आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट के लोग लापता करते हैं लोगों को, और वहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। तो ये सूरत हाल चाइना पे कितना असर डालेगी, और ख़ुद पाकिस्तान के जो फ्रेजाइल हालात हैं उनको मज़ीद कितना फ्रेजाइल करेगी? देखिए जी, पाकिस्तान में एज सच इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी इतनी खराब हैं, अभी जो लास्ट उनको कुछ महीने पहले लोन मिला था उसके ऊपर वो थोड़ा सरवाइव कर रहे हैं। टैक्सेशन उनको हाई करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव टू फॉलो द IMF गाइडलाइंस, जिसकी वजह से दे हैव टू रिकवर व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट्स दैट मेक फ्रॉम पीपल। लोगों से कैसे रिकवर करेंगे आप? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द ओनली टू वेज। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट टैक्सेस उन्होंने अभी तक बढ़ाए नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है गैसोलीन का, उसमें वो टैक्स करके दे आर ट्राइंग टू मेक अप। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बता दूं, बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, 1995 में 56%
of the entire Pakistan supply of natural gas used to be from Balochistan. Let me repeat, 56% of the entire natural gas production in Pakistan in 1995-96 used to be from Balochistan. You know what is that number today? That number is below 6%. ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए है क्योंकि that entire state is in shambles. वो ऐसी स्टेट है जिसमें गैस है और वहां के लोगों को गैस की सप्लाई नहीं। 75% ऑफ द एरिया ऑफ बलूचिस्तान में वाटर सप्लाई नहीं है। लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। ये हालात है वहां पर कि 75% लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं। वहां के कुछ लोग, वहां के स्टडीज जो वहां पर स्टडी करना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, वहां की वेरी लिमिटेड स्टडीज आर अवेलेबल। और जो लोग इन सब मामलों में स्टडी करके या उनके ऊपर वो बातचीत करते हैं, उनको फिर आपको पता है कि यू नो व्हाट हैपेंस टू देम। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप जानते ही हैं कि कनाडा में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन फॉर द राइट्स ऑफ बलोची पीपल was abducted and later found dead in 2020. तो बलूचिस्तान में रिसोर्सेस हैं, कॉपर वहां पर है जी, कॉपर की माइनिंग होती है। वो पैसा कहां जा रहा है? वेयर इज दैट मनी गोइंग? वहां से जो गैस निकलती है या वहां से जो कॉपर निकलता है वो कहां जा रहा है? तो ये वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव, वो उसका निकालना कहां था? निकलना तो बलूचिस्तान में था ना, ग्वादर पोर्ट पे निकलना था वो सारा। अब जब वहां पे इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पीपल टू लिव अ सेफ एंड सिक्योर लाइफ, तो आपका कार्गो कहां सेफ एंड सिक्योर निकल रहा है? सो देयरफॉर दिस एंटायर यू नो वन बेल्ट वन रोड, सीपेक जिसे बोला जाता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ऑलरेडी अ फेलियर। आई मीन इट्स नॉट, इट इज गोइंग टू बी अ फेलियर, इट इज ऑलरेडी इज अ फेलियर। और पाकिस्तान को डेट में डाल दिया। देखें, जो देश जो होते हैं ना, हम लोगों का ना आज से, क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ता था, वहां पाकिस्तानी भी हमको मिलते थे, कहते थे भी इंडिया का जो लाइफस्टाइल है ना, वो बड़ा ही नीचे तबके का लाइफस्टाइल है। आप लोग छोटी छोटी गाड़ियां चलाते हैं, मारुति 800, हम लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। तो मैं उनको तब भी वो जवाब देता था, आज भी वही समझाता हूँ कि देखें जी, अगर मेरा जितना मेरे पैर है, मुझे उतनी चादर अपनी उतनी ही फैलानी चाहिए। जितनी यू नो आपके पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी आपकी चादर है। आप अपने पैरों को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। अब अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हैं, आपके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपके वहां पर यू नो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत कम है, आपके वहां पे डिमांड फॉर सर्विसेज कम है, तो आप ये इतना बड़ा ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर रहे हैं खड़ा, उसको पे कैसे करेंगे आप? मैं आपको आपके व्यूअर्स को समझाता हूं। आप अब जैसे भारत में एक सड़क बनती है, अभी एक बहुत ही अच्छी एक सड़क बनी है कुछ साल पहले, जो सड़क दिल्ली से आगरा और एक रोड है दिल्ली से लखनऊ जाती है। अब इस सड़क के ऊपर इट्स 8 लेन हाईवे, इट्स अ ब्यूटीफुल हाईवे, जिससे कि आप दिल्ली से आगरा लेस देन 4 आवर्स में पहुंच सकते हैं, और दिल्ली से लखनऊ आप 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे में मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज यू आर ड्राइविंग एवरेज स्पीड ऑफ कवरिंग अबाउट 70-75 किलोमीटर्स पर आवर। टॉप स्पीड इज 120 किलोमीटर्स, 100 and 120 किलोमीटर्स पर आवर, डिपेंडिंग ऑन एरियाज। कहीं 100 है, कहीं 110 है, कहीं। ये हाईवे को दिया गया सिटीजन्स के लिए, ठीक है ना जी, ट्रक्स के लिए, कार्गो मूव होता है, लोग मूव होते हैं, तो उसको पे ऑफ करना, पे ऑफ कैसे होगा? पे ऑफ वो ऐसे होगा, उसके ऊपर टोल लगेंगे, उसके ऊपर गाड़ियां चलेंगी, उसके ऊपर ट्रक चलेंगे। अगर चलने वाली गाड़ियों का नंबर ही कम होगा, मूवमेंट ऑफ कार्गो ही कम होगी, तो वो पे कैसे ऑफ होगा? हाउ विल दैट बी पेड ऑफ? तो इन्होंने इतना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान कर लिया। इकोनॉमिक कॉरिडोर तो प्लान कर लिया, पर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। So you have this, you can build a 8 lane highway, but when there are no trucks moving on that highway, what are you going to do?
आप उसके ऊपर क्या करोगे? कितने परसेंट लोग उसके ऊपर 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए का टोल देना पसंद करेंगे? दैट नंबर इज वेरी वेरी स्मॉल। जो एलीट सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान है या बिजनेस सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो बहुत ही स्मॉल है, एंड दे आर ऑल्सो अनविलिंग टू पे टैक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस से टैक्स करना तो शुरू कर देंगे, आप पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, या टोल टैक्सेस लगा के, ऑल दीज रोड टैक्स लगाकर आप उनको टैक्स करना शुरू कर देंगे, बट दैट नंबर इज वेरी स्मॉल। सो देयरफॉर अपने पैर जो फैलाए जाते हैं, चादर के हिसाब से फैलाए जाते हैं। दे हैव डन स्ट्रेटेजिकली एक उन्होंने गलत चीज कर दी है। दे शुड हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि ये जो द बिगेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। ये भी आपके व्यूअर्स को जानकर अच्छा लगेगा कि बलूचिस्तान एरिया वाइज सबसे बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान, और पॉपुलेशन उसकी कम है, बट इतना बड़ा एरिया है, और उस एरिया में जो लोग रहते हैं, दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, दे फील अ सर्टेन वे, दे वांट सर्टेन ऑटोनॉमी, उनको वो नहीं मिल रही है। और वो नहीं मिल रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट। उनके कुछ लीडर वो तो लड़ते लड़ते मरे हैं। अकबर बुख्ती, वो तो कहते हैं कि वो तो एक केव के अंदर उनको एयर रेड हुई है, उसमें वो केव के अंदर ही, मतलब वो केव ड्रॉप हो गए, वो मर गए वहां पर। और ये जो उनके लीडर्स भी थे, आई डोंट नो वेदर दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अताउल्ला मंगल हो गए, या अकबर बुख्ती हो गए, या बजिंदो साहब हो गए, ये क्या इनके 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 जो लीडर्स हैं, I don't know whether they are the representatives of the people, या they are representatives of the lordships। ये जो लॉर्ड्स थे, वडेरे थे वहां के, तो वो एरिया ऐसा है कि वहां डेवलपमेंट होनी वर्चुअली इम्पॉसिबल है। मैंने आपको नंबर दे दिया, इतना बड़ा नंबर। इकोनॉमी में सबसे बड़ी चीज जो उनको रोजी रोटी दे रही थी वो थी गैस। 56% से गिरके वो 5.4, 5.5%, 6% से कम है। तो क्या बनेगा उस एरिया का? So these are very, very wrong, strategically wrong decisions which the government of Pakistan has taken, और उन्होंने वहां के लोगों को तकलीफों में डाल दिया, ये ख्वाब दिखाकर गलत। these are ये वो ख्वाब है जिनकी तामीर नहीं हो सकती। तो ये गलत चीजें हैं। They should have concentrated on consolidation of what they have, and they never did that. Again, क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखा, चाइना से पैसा आ रहा था। ऑफ कोर्स टुडे बहुत सारे, अभी जो करंट गवर्नमेंट थी उसने पहले उसके ऊपर केसेस बने हुए थे रिलेटेड टू ऑल दीज फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज दैट वर देयर। पाकिस्तान का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसकी वेबसाइट के ऊपर 50 केस पड़े हुए हैं रिलेटेड टू सीपैक। सो ये स्ट्रेटेजिकली गलत स्टेप हो गया, और इसका एंटायर पूरे रीजन के ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ कि दिस हैज एक्चुअली शोन द वर्ल्ड के ये जो डेट डिप्लोमेसी चाइना करता है उससे देशों को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। जी, आपने कहा डेट डिप्लोमेसी, जिसको दुनिया में डेट ट्रैप के नाम से एक्चुअली जाना जाता है, कि चाइना उसके ज़रिए फांस लेता है दुनिया के गरीब मुल्कों को, और पाकिस्तान उनमें से एक है। मगर पाकिस्तान के मसाइल प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं उसके माइंडसेट के साथ। रिसेंटली फिर एक पाकिस्तानी फ़ौजी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहा है कि हम इस काबिल हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जंजीरों से बांध के लाएंगे। ये रिसेंटली एक पाकिस्तान का फ़ौजी ऑफिसर कह रहा है, वो वीडियो वायरल है। वो ये कह रहा है कि हमारी मेहदी की फ़ौजें आएंगी, ईस्ट से आएंगी, और हम पूरी दुनिया पे छा जाएंगे। यानी इतने बुरे हालात में भी वो माइंडसेट जूं का तूं है। अपने ही देश के अंदर बलोचों के साथ जो बुरा हाल है वो पूरी दुनिया जानती है। फिर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सी पैक का क्या फ़ायदा। अगर ये सी पैक वैसे तो नाकाम हो चुका है, अगर ये कामयाब भी हो जाए तो इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सड़कों पे चलने वाले जो ट्रक हैं जो वो ही नहीं है। तो उधर तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। अफ़गान मुहाजिरीन को निकाल रहे हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि उनके नाम पे अब वेस्टर्न वर्ल्ड से पैसा नहीं मिल रहा, तो उनका कोई फ़ायदा उनको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को
थ्रेट्स हैं। मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर लिया, चूँकि चमन में यानी बलूचिस्तान में उन्होंने एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। वो लोग वहाँ पे दुखी हैं बलूचिस्तान वाले कि भाई हमारे साथ क्या हाल है, क्या सलूक हो रहा है। और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के जो नॉर्दर्न इलाके हैं जैसे वज़ीरिस्तान के, उनका क्या बुरा हाल है। अली वज़ीर उनके एक MNA हैं, कभी वो बल्कि अक्सर तो वो जेल में ही रहते हैं, थोड़े दिनों के लिए बाहर आते हैं फिर उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के ये जो पश्तून सूबे की तरफ से पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस आपको बढ़ते नज़र नहीं आ रहे क्या? लगता है ये एक अनरिजॉल्व्ड इशू है जी। ये आई डोंट नो वेदर देयर इज एन इंटेंट। अब आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड दे देते हैं जी। ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये जो सेपरेट करती है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, इसको अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब पाकिस्तान इंडिया से कार्व आउट होकर एक मुल्क बना था, तो अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को एज ए कंट्री भी पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इट वाज अमंग्स द लास्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। और ड्यूरेंट लाइन को तो वो मानते ही नहीं। उसका रीजन ये है कि वो जो बॉर्डरिंग जो प्रोविंसेस हैं, जो लोग अगर मैप पे पाकिस्तान के देखें तो वो कश्मीर से स्टार्ट होके ऑल द वे बलूचिस्तान को जो टच करता हुआ, जो नॉर्थ से लेकर साउथ का एक कॉरिडोर है, वो सारा जो कॉरिडोर है वो पश्तूनों का कॉरिडोर। पश्तून कौन है? अब आपके थोड़ा सा मैं माइनर डेमोग्राफिक बता दूं इनको, प्रोफाइल, कि पाकिस्तान की तकरीबन 18% आबादी जो है वो पश्तून है। उसमें से तकरीबन 60 या 70% जो पश्तून है वो खैबर पख्तूनख्वा, इनकी जो प्रोविंस है, जिसे पहले ये बोलते थे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया का एक हिस्सा, मतलब उसी को अब खैबर पख्तूनख्वा एक प्रोविंस अलग से बन गई है। ये फाटा, व्हाई वाज इट कॉल्ड फाटा? क्योंकि वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। अब ट्राइबल एरिया का मतलब यह है कि वहां पर ट्राइबलों की अपने तरीके हैं, अपने उनके गवर्नेंस प्रोसीजर्स हैं। मैं आपको और थोड़ा सा इसके बारे में ब्यौरा दे दूं। Although the Pashtuns are Muslims, and most of them, actually 80% of them are Sunni Muslims, 20% are others, but they have their own cultural system of running things. ये भी एक लोगों को जानकर पता लगेगा कि they are not ardent followers of Sharia. ये भी मैं आपको लोगों को बता दूं, वो कई जगह पे इम्पोजिशन हुई है जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई है, अफगानिस्तान में शरिया की बात हुई है। बट पश्तून जो है, उनका जो ट्राइबल कल्चर जो है ना, वो बड़ा डोमिनेंट है उनकी लाइफ से। वो उनका लाइफस्टाइल है, वो उनकी गवर्नेंस में, जैसे कि उनकी जुडिशियल, अगर आप देखें ज्यूरिस्प्रूडेंस, अगर आप ट्राइबल्स की देखें तो वो बड़ी रीजनल है। वो अभी भी वो सेम जिरगा सिस्टम में बिलीव करते हैं, और उनका एक अपना रहने का तरीका है, इसीलिए उसको फेडरली एडमिनिस्टर किया जाता था। और ट्राइबल इसको बोला जाता है, ट्राइबल एरिया है, ये अपने अपने ट्राइब्स में लोग रहते थे। और ये ट्राइब्स जो हैं ये अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन, ये आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। देयर इज नो डिमार्केशन वहां पर। वो अफगानिस्तान में भी हैं, इधर भी हैं, और इनका आना जाना, रिश्तेदारियां सब इधर उधर चलता है। अब रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक, मेरे ख्याल से टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, गोरा साहब ज्यादा बता पाएंगे, कि एक उन्होंने रूल निकाला कि जितने पश्तून हैं वो पाकिस्तानी साइड ऑफ ड्यूरेंट लाइन में रहते हैं, दे आर सपोज टू कैरी देयर वीजा पेपर्स विद देम, जिसके ऊपर ये प्रोटेस्ट हुए। और उसमें ये हमारे जो उनके लीडर हैं, मंजूर पख्तीन, ये वहां पर प्रोटेस्ट किया इन्होंने 3-4 दिन पहले। उसके बाद उनको वहां चमन, एक शहर है, चमन शहर में के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया या पकड़ के लाया गया, कि आप वहां उनको पकड़ के लाया गया, और उसके बाद वो डिसअपीयर हो गए। अब उसका सब्सटेंशियल एविडेंस अवेलेबल है कि वो वहां आए थे, उसके कई विटनेसेस हैं, परंतु देयर इज अ डिनायल फ्रॉम द, एज पर द रिपोर्ट्स, और मैं अपनी रिपोर्ट्स नहीं बता रही है, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में, अगर आप डॉन न्यूज़पेपर खोल लें तो उसमें आपको रिपोर्ट मिल जाएगी
कि दैट ही वाज देयर एंड और उनको वहां से पिकअप कर लिया गया और उठा के ले गया और वो गायब। तो ये तो एक एक ट्रेडिशनल एक सिस्टम एक बना हुआ है वहां पर। एक इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये मेरे ख्याल से क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो कोई भी वहां पर जब भी कोई प्रोटेस्ट हो और चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल लगे तो वो कहते हैं जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको ही उठा के ले जाया जाए। ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है पाकिस्तान में। असदूर, अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब तब प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक बेचारा जर्नलिस्ट है, उसको उठाकर उसको इतना पीट के उन्होंने उसको वापस भेजा। हामिद मीर साहब हैं, वो कितनी बार बताते हैं कितनी बार उनको उठा के ले जाया गया है और उनको उनको तशद्दुद दी गई है। नजम सेठी साहब इसकी बात करते हैं कि कितनी बार उनको सफर करना पड़ा। इमरान खान एक और है वहां के, वो जर्नलिस्ट है, उनको भी दे हैड टू। तो ये ताहिर साहब, हमारे व्यूअर्स को हम इन सब चीजों से अब बोर नहीं करेंगे। ये रूटीन एक्टिविटी है कि वहां जब कोई प्रोटेस्ट होता है, जब कोई इश्यूज आते हैं, and these are issues which have to be dealt diplomatically and through a political channel। देखिए जी, आपको 18% पाकिस्तान की आबादी है। व्यूअर्स को ये जानकर हैरानी होगी, 18% is a very big number, that's close to almost 45 million people who are involved, और जिसमें से 17-18 मिलियन तो रेफ्यूजीज हैं। 17-18 मिलियन का मतलब जो है कि मतलब ऑलमोस्ट 1.7-1.8 करोड़ पीपल। अच्छा, जो कैंपों के अंदर अभी भी तंबुओं के अंदर लोग रह रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से कोई 20-50 लाख तो तंबुओं वाला आदमी है वहां पर। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। दीज आर, जिसे हम कहेंगे ना, दीज आर कंट्रीलेस पीपल। ये कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, वहां नहीं जा सकते, यहां नहीं आ सकते। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। पाकिस्तान's intelligence agencies work very hard to quell all these uprisings, as they have done in America as well and in Canada as well। उनमें से मैं आपको एक केस ही रिमाइंड कराऊंगा जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। और गुरु साहब, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि निज्जर के मामले में इतनी ज्यादा इंटरनेशनल वॉइस रेज की है कनाडा ने। जस्टिन ट्रूडो has made allegations against India on the matter of Niger's assassination, murder on Canadian soil, allegedly by him, by India or Indian agents, जिसकी उन्होंने कई बार बात कर दी है। परंतु करीमा बलोच के ऊपर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसको तो कहते हैं कैनेडियन सिस्टम में जी, वो सुसाइड कर लिया था, और हम अभी भी समझते हैं कि वो सुसाइड नहीं था। कैसे सुसाइड कर लिया था जी? व्हाट आर द रीजंस फॉर सुसाइड? वो एक लेडी है जो प्रोटेस्ट कर रही है बलूचिस्तान के राइट्स के लिए। वो कहीं वहां पर रह रही है, शी इज लीडिंग, शी इज राइटिंग, वो ऑर्गेनाइज कर रही है। वो टोरंटो जैसे बड़े शहर में, हाँ जी, वो पहले तो गायब हो जाती है, शी इज नॉट फाउंड। फिर उसके बाद उसकी बॉडी डिस्कवर होती है, जिसके ऊपर टोरंटो पुलिस पहले बोलती है कि वो लेक में डूबी है। बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो टोरंटो के किसी, आई थिंक कोई वाटर पार्क के वाटर एरिया में, वो वही लेक का ही जी, लेक का ही वाटर एरिया था, वाटर एरिया जी, वहां पर वो डूब के मर गई है। कैसे डूब के मर गई है, कैसे, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई नहीं। ऑल्दो एनेक्डोटल एविडेंस जो है वो अवेलेबल है, और यहां तक के आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, बलोचीज एंड लीडर्स ऑफ बलोचिस्तान हैव रिटन कि इसके ऊपर आप इंक्वायरी तो करो। बट जस्टिन ट्रूडो कन्वीनियंटली रिमेन्स साइलेंट ऑन दिस। जी, हमने बातचीत शुरू की थी जो एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। कंक्लूड करते हुए बहुत सारी बातें हमने की। हम फिर वापस आएंगे उस पर कि एक ज़माने में हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात सुनते थे तो ये लगता था कि जैसे सिर्फ अमेरिका का ही कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। लेकिन आज जब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सर बात करते हैं, उसमें भारत एक बहुत ही बड़े स्ट्रेचर पे खड़ा है।
पाकिस्तान जिसकी हमने बात की बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो डिटोरिएट करता हुआ बहुत नीचे जा चुका है। अगरचे उनके फ़ौजी अफसर आज भी यही कहते हैं कि हमारी कोई ईस्ट से मेहदी की आर्मी आएगी, हम मोदी जी को जंजीरों से पकड़ कर ले आएंगे। अनबिलीवेबल ये बातें करते हैं, शर्मनाक हद तक नफ़रत की बातें करते हैं। मगर ये जो अब वर्ल्ड ऑर्डर नया बन रहा है, जिसमें मल्टीपोलर दुनिया की तरफ आपने इशारा दिया, इसमें कंक्लूड करते हुए हमारे व्यूअर्स को बताइए, पाकिस्तान तो खैर नोवेयर है, उसके बारे में तो कंपेयर करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। भारत को फर्दर क्या चैलेंजेस हैं और क्या भारत का फर्दर रोल होगा? मुझे लगता है जी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर हमें एक कंड्यूसिव ग्लोबल एनवायरनमेंट मिल जाए। कंड्यूसिव ग्लोबल एनवायरनमेंट से मुझे ये तवक्को नहीं है कि एक हमें फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमें सपोर्ट करने लग जाए वेस्ट या अमेरिका, कम से कम हिंड्रेंस पैदा ना करें। भारत को अगर आगे बढ़ना है तो इट हैज टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। S&P की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी यही लिखा है, मैं उसी रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत सरकार ने कई अच्छी स्कीम्स, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स हों, या चाहे वो नेशनल सिंगल विंडो स्कीम हो, या वो चाहे गति शक्ति हो, या वो चाहे लॉजिस्टिक्स के ऊपर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो, बहुत सारे इनिशिएटिव्स। बिटवीन 2014 एंड 2023 investment in India, foreign investment in India has more than doubled. ये अच्छे signals हैं. This is despite COVID in between for almost 2 years. All these are opportunities. पर आपने challenges पूछा, मुझे लगता है कि creation of a large skilled workforce is a very big challenge. हमें skilled workers की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा infrastructure और create करना, और मैं ताज साहब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज होता है। मैं आपके व्यूअर्स को एक नंबर देता हूं। हमारे भारत देश में दिल्ली में जो मेट्रो है, आपने वो मेट्रो देखा है, आपने ट्रेवल किया है शायद उस मेट्रो में। वो मेट्रो दिल्ली में तकरीबन 20-25 साल पहले ही बना है। योर व्यूअर्स विल बी हैप्पी टू नो दैट ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे between 65 to 70 lakh people travel on that metro every single day in Delhi, which is 6.5 million to 7 million people traveling on the metro every single day. It pays off. अगर आप उसमें हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसकी रेवेन्यू के बारे में सोचेंगे, उसकी रेवेन्यू कितनी निकलती होगी। जब 70 लाख आदमी वहां पर अगर 100 रुपए भी खर्च रहा है रोज का, तो 70 करोड़ रुपए तो उसकी डेली रेवेन्यू बन रही है, और 365 दिन वो चलती है, उसकी तो रेवेन्यू इट विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। सो देयरफॉर हमारा चैलेंज है स्किल्ड वर्कफोर्स। कंड्यूसिव ग्लोबल एनवायरनमेंट हमारा दूसरा चैलेंज है, और तीसरा मुझे लगता है कि आई बिलीव कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो भारत में पैदा करनी है, उसके लिए एक वी नीड मच bigger foreign investment, because अगर हमें एक लार्ज स्केल के ऊपर एक सिटी, एक मैन्युफैक्चरिंग सिटीज क्रिएट करने, तो उसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और चौथा मेरे ख्याल से इंडिया के लिए चैलेंज है इज क्लाइमेट। द पोल्यूशन लेवल्स आर राइजिंग। पोल्यूशन के कंट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ कोर्स गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन, अभी जो एग्रीकल्चर पराली बर्निंग जिसे हम बोलते हैं, स्टबल बर्निंग, उसके बाद दूसरा जो कंट्रीब्यूटर ऑफ कोर्स है कि कंजेशन है, ह्यूमन कंजेशन। तो ये एक स्थिति एक ऐसी प्रेजेंट करता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं तो एक ही इनपुट दे सकता हूं, आई थिंक इट इज टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू क्रिएट सिटीज। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू क्रिएट ग्रीनफील्ड सिटीज, क्योंकि उसका अपटेक जो है वो बहुत टाइम लगता है। ग्रीनफील्ड सिटी जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये आज से 60 साल पहले ये सिटी ग्रीनफील्ड सिटी क्रिएट किए गए थे, और टुडे दे हैव ब्लॉसम्ड टू बिकम बिग सिटीज। ये खाली जमीन थी, शहर बना।
वो खाली जमीन को शहर बनाने में जो है वो काफी समय लग जाता है अब, और उसका अपटेक नहीं है। उसका रिसेंट एग्जांपल है गांधीनगर, अहमदाबाद के साथ में है। उसका अपटेक इतना फास्ट नहीं हुआ, हालांकि उसको इतने साल हो गए वहां पे बनाए हुए। तो ब्राउनफील्ड सिटीज is the way to go forward. India has to have a policy to convert brownfield cities into smart cities. तो आप छोटे शहरों को बड़ा शहर बनाएं ताकि आबादी डिस्ट्रीब्यूट हो और ये जो पोल्यूशन और कंजेशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए और हम एक हब्स ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल कर पाए उन ब्राउनफील्ड सिटीज के। तो ये चैलेंजेस हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। दैट्स व्हाट आई वुड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आखिर में अपनी तरफ से भी एक चैलेंज पेश करता हूं जिससे आप एग्री करेंगे। नरेटिव के फील्ड पे भी भारत को इंटरनेशनली अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, उसमें भी अभी बहुत गुंजाइश है, वो भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमें वक्त देते हैं। व्यूज़ बातचीत सुनी प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की। इसी पर्सपेक्टिव में, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आने वाले दिनों में प्रोफेसर का और भी विज़न और उनका जो थॉट है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी की ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और अमेज़ॉन फायर पे डाउनलोड कीजिए। यू कैन वॉच अस, यू कैन वॉच आवर न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट 24/7 थ्रू आवर ऐप्स अराउंड द ग्लोब। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.